हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मिक्सचर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चंस को आपने भी अटेम्प्ट किए होंगे और आपको वो सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। देखो बेटा, मैं फिर से एक बात बोलना चाहूँगा आपको। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉपी में पेन नहीं चलाओगे, तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये हिस्ट्री, पॉलिटी या हिंदी लिटरेचर तो है नहीं कि आपके सुनने से समझ में आ जाएंगी। अगर ऐसा ही होता तो सभी बच्चों के नंबर आते, सभी बच्चों को समझ में आ जाती और सभी बच्चे मैथ्स लेते या बायोलॉजी लेते, है ना, साइंस लेते। मेरा कहने का मतलब ये है ना। तो ये आप खुद भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। और अलग से जब हम प्रैक्टिस करेंगे या आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी कोई डाउट रहता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ। जो हमारा यूट्यूब चैनल जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी है। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हो, जिसमें हम ये जो भी लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, जो भी मैं यहाँ पर पीपीटी बना रहा हूँ, जो भी पीडीएफ बना रहा हूँ, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बेटा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 8वां लेक्चर। तो 7वें लेक्चर में हमने क्या किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। 7वें लेक्चर हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। 7वां लेक्चर हमने स्टार्ट किया यहाँ से, जिसमें हमने मिक्सचर एनालिसिस का, जो मिक्सचर का मोलर मास ऑफ मिक्सचर था, उसके केसेस बनाए थे। और केसेस बना करके हमने देखा था कि जो एक हमारा मास्टर फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ मिक्सचर का, उस मोलर मास ऑफ मिक्सचर को अलग अलग वेरिएबल्स अगर हमें गिवन है तो किस प्रकार से हम उनको कन्वर्ट करके और मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले हमें कोई से भी नहीं रखने हैं, केवल हमें एक मास्टर फॉर्मूला याद रखना है और इसकी हेल्प से हम बाकी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, आगे चलने देखो। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था, बेसिक सा क्वेश्चन था मोलर मास ऑफ मिक्सचर का और मास परसेंटेज का, मोल परसेंटेज का। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हमने इसी क्वेश्चन को सोल्व किया और फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन किया। हमने मास परसेंटेज के टर्म्स में जो दो गैसेस हैं उनका मास गिवन था। फिर हमने एक क्वेश्चन किया जो मोल परसेंटेज की टर्म्स में हमें उनके मॉल्स गिवन थे, उनकी हेल्प से हमने मास परसेंटेज निकाला, मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट किया था। ये हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, ये वाला। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, और लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोटॉप्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? आइसोटॉप्स के बारे में। ठीक है। तो आइसोटॉप्स होते क्या हैं पहले हम ये बात करेंगे, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करें आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स होते क्या हैं? तो देखो, आइसोटॉप्स वो सब्सटेंस या वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहता है? सेम रहता है। एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर सेम रहता है, पर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट रहता है। वो क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। ठीक है। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास में, आइसोटॉप्स ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के हमारे पास में तीन आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1, 1H2, 1H3। इसका नाम है बेटा प्रोटियम। इसका नाम क्या है? प्रोटियम। इसका नाम है ड्यूट्रियम। इसका नाम क्या है? ड्यूट्रियम। इसका नाम है ट्राइटियम। इसको सिंपल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा पी या प्रोटॉन या हाइड्रोजन से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको प्रोटियम बोलते हैं, हम इसको हाइड्रोजन ही लिख देते हैं। चलो, अच्छा।
तो यहाँ से यदि मैं इसकी बात करूँ तो देखो तीनों के तीनों एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर जो नीचे वाला होता है वो सेम है। हमने बात करी थी, हमने जब कब बात करी थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कैलकुलेशन में, तब नीचे वाला क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है और हमने यही बोला है एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। ऊपर वाला जो है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, हमने वहीं पर डिस्कस किया था। तो इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। ये प्रोटियम इसका नाम है, इसका नाम ड्यूट्रियम है, इसका नाम ट्राइटियम है। अब देखो बेटा इस हाइड्रोजन से बनने वाले जल को हम H2O बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट H2O, है ना। और इससे बनने वाले वाटर को हम बोलते हैं D2O, जिसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर, हार्ड H2O, हार्ड वाटर बोल देता हूं मैं। हार्ड वाटर, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर इसका मोलर मास कैलकुलेट करूँ मैं H2O का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन यूज हुआ है और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, 1 है। तो 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 और 1 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। तो ये टोटल हो गया हमारे पास में इसका मोलर मास 18। इसका मोलर मास कितना है, 18 है। सिमिलरली ये जो D2O है हार्ड वाटर है, इस हार्ड वाटर में देखो इसका एटॉमिक मास कितना है, 2। तो एक डी का एटॉमिक मास 2 है, तो 2 डी का कितना हो जाएगा, 4। 2 डी का 4, एक ऑक्सीजन का 16, तो इसका मोलर मास जो है वो कितना होगा, 20। इसका मोलर मास कितना होगा, 20 होगा। अब मुद्दा यह आता है, कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर ड्यूट्रियम ने हार्ड वाटर बना लिया तो ट्राइटियम भी तो बना सकता है T2O। नहीं बेटा, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। समझ गए बात को। तो हमारे पास में सॉफ्ट वाटर है H2O और हार्ड वाटर क्या है, D2O है। ठीक है, तो ये देखो आइसोटोप्स की हमने बेसिक डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर सेम होंगे, एटॉमिक मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जिसमें हमने पहले हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात की है। अब देखो बेटा यहाँ पर हम जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात जब हमने की थी तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें प्रोटॉन एक है, प्रोटॉन एक है, प्रोटॉन एक है, तीनों के तीनों न्यूट्रल है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, एक एक होंगे। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 1 है, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ये चीज़ के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। अब आगे चले, देखो सेकेंड एग्जाम्पल ले हम, आइसोटॉप्स of chlorine, isotopes of chlorine। तो हमारे पास में क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स है, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। ये दो आइसोटॉप्स हैं हमारे पास में क्लोरीन का। तो देखो यहाँ पर भी हम वही बात करने वाले हैं कि इसका एटॉमिक मास 17 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 17 है, इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 17 है। लेकिन इसका एटॉमिक मास 35 है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 37 है। समझ में आई बात बेटा। तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा आइसोटॉप्स का, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है बेटा। अब देखो मुद्दे की बात पे आते हैं हम। हमने बात करी कि हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1 1H2 1H3। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइड्रोजन अगर नेचर में एग्जिस्ट करता है तो इन तीनों आइसोटॉप्स की टर्म्स में एग्जिस्ट करता है, केवल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास में जो हाइड्रोजन है वो इन तीनों आइसोटॉप्स का मिक्सचर है, इन तीनों आइसोटॉप्स का क्या है, मिक्सचर है। और मिक्सचर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। यदि हमारे पास में मिक्सचर होगा तो उस मिक्सचर का मास परसेंटेज भी कैलकुलेट किया जा सकता है, उस मिक्सचर का मोल परसेंटेज भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और उस मिक्सचर का मोलर मास भी होगा। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3 अगर ये मिक्सचर बनाते हैं एक, तो इस मिक्सचर का मोलर मास होगा, और इस मिक्सचर का जो मोलर मास होगा वो होता है हमारे पास में बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। न्यूमेरिक वैल्यू में अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उतना ही इसका मोलर मास होता है, बस यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। समझ में आई बेटा। तो ये हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन इन तीन आइसोटॉप्स का मिक्सचर है, और मिक्सचर का मोलर मास होता है, और तो इस हाइड्रोजन मिक्सचर का भी मोलर मास होगा, और इस हाइड्रोजन मिक्सचर का मोलर मास जो होगा उसको हम हाइड्रोजन का मोलर मास बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटॉमिक मास गिवन है वो पर्टिकुलर उस एलिमेंट के नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास उनके आइसोटॉप्स के मिक्सचर का एम मिक्सचर है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर है। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं हमारे पास में, तो क्लोरीन नेचर में इन दो आइसोटॉप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन इन दो आइसोटोप्स का मिक्सचर है, और मिक्सचर है तो क्लोरीन का मोलर मास ऑफ मिक्सचर भी होगा, और मोलर मास ऑफ मिक्सचर होगा तो वो जो होता है उसी को हम पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, मोलर मास मिक्सचर तो बोलेंगे ही बोलेंगे, यहाँ पर हम एक वर्ड और यूज करेंगे मिक्सचर के लिए, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मिक्सचर। क्या यूज करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर हमारे पास में एक नया पॉइंट आ गया, उसको हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम मिक्सचर से, और इसी का दूसरा नाम होगा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मिक्सचर, या एवरेज एटॉमिक मास बोल सकते हैं इसको, एवरेज एटॉमिक मास। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एम एवरेज से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? एम एवरेज से। तो जो भी आइसोटोपिक मिक्सचर होगा, उस आइसोटोपिक मिक्सचर का जो मास होगा, हम उसको एम मिक्सचर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एम एवरेज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, हम अगली स्लाइड पे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर एम मिक्सचर और एम एवरेज, वो क्या होगा? एम मिक्सचर क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो यहां से हमें पता चला कि आइसोटोपिक मिक्सचर का एवरेज मास भी एम मिक्सचर के बराबर ही होगा, जो कितना होगा? टोटल मास अपॉन टोटल मोल। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो मोल्स होंगे, मास होगा, वो आइसोटोप्स का होगा, जो मोल होंगे वो भी किसके होंगे? आइसोटोप्स के होंगे। समझ में आई बात? आगे देखो, यहाँ पर एक टर्म यूज होता है परसेंटेज फॉर आइसोटोप्स। ये सिर्फ आइसोटोप्स के लिए ही यूज होता है, परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब होता है कि कोई भी आइसोटोप्स नेचर में कितना परसेंट पाया जाता है, कोई भी आइसोटोप्स नेचर में कितना परसेंट मिलता है, वो उसका परसेंटेज अबंडेंस है। तो ध्यान देना बेटा, आइसोटोप्स के लिए यदि हमें परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है, परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, तो परसेंटेज अबंडेंस रिप्रेजेंट करेगी किसको? मोल परसेंटेज को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? मोल परसेंटेज को। और यहाँ पर हम मोल परसेंटेज को क्या कंसीडर करेंगे? मोल कंसीडर करेंगे। तो मोटी मोटी बात ये बोलेंगे कि यदि हमें परसेंटेज अबंडेंस गिवन है तो हम ही उसको क्या मानेंगे? मोल मानेंगे। यदि हमें परसेंटेज अबंडेंस गिवन है तो हम उसको क्या मानेंगे? मोल मानेंगे। समझ गए बात को? तो ऐसे समझो, हमारे पास में दो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स दो हैं जिसके मोल मोल n1 है और मोल n2 है, मोलर मास m1 है और मोलर मास m2 है, और मास w1 है और मास w2 है। ये दो आइसोटोप्स हैं। तो m मिक्सचर और m एवरेज वो क्या हो जाएगा? w1 प्लस w2 और अपॉन n1 प्लस n2। और w1 और w2 को n और m की टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है? जैसा हमने मिक्सचर एनालिसिस में बात करी थी, तो इसको लिख सकते हैं n1 m1 प्लस n2 m2 और अपॉन n1 प्लस n2। तो ये क्या है? m एवरेज ऑफ मिक्सचर, m एवरेज ऑफ मिक्सचर या एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ ध्यान रखना बेटा, जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटॉमिक मास गिवन है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एटम के नहीं है, वो उसके जितने भी आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं उनका एवरेज है, उनका क्या है? एवरेज है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इस पे हम बात करने वाले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई आइसोटॉप्स के बारे में आपको? यहाँ बस ये ध्यान रखना, आइसोटॉप्स के लिए यदि हमें परसेंटेज अबंडेंस गिवन है तो वो मोल परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा और उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? मोल कंसिडर करेंगे। समझ गए बात को? ठीक है बेटा, आगे चलें, क्वेश्चंस करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमें, क्लोरीन प्रेजेंट इन टू आइसोटोप्स, टू आइसोटोपिक फॉर्म, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, एंड परसेंटेज अबंडेंस। जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, परसेंटेज अबंडेंस हमें गिवन है तो मोटी मोटी बात यह है, उसने हमें क्या दे दिया? मोल दे दिया। क्या दे दिया?
मोल। और दोनों की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, एक की 75% और एक की कितनी है 25%। देन फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो एवरेज एटॉमिक मास ही तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर है, और मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल। तो सबसे पहले तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है उन चीज़ों को हम लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें यूज करनी है। समझ में आई बेटा? तो देखो यहाँ पर हमें दो आइसोटॉप्स गिवन है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, इसके लिए इसका एटॉमिक मास तो हमें पता नहीं, सॉरी एटॉमिक मास तो पता ही है, m इसका है 35 और m इसका है 37, ये एटॉमिक मास ही तो होता है। परसेंटेज अबंडेंस गिवन है हमें, इसका 75% और इसका है 25% परसेंटेज अबंडेंस। तो यही मोल परसेंटेज हो गया, जैसे हमने बात करी थी मोल परसेंटेज, तो मोल परसेंटेज हो गया। और मोल परसेंटेज ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके मोल हो गए 75 और इसके मोल हो गए 25। हाँ या ना, इसके मोल हो गए 75 और उसके मोल हो गए 25। अब देखो मोलर मास हमें पता है, मोल हमें पता है, तो वेट निकाला जा सकता है। N इज इक्वल्स टू W/M से यदि वेट निकालना है तो मोलर मास को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल से। तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में इसका वेट आ जाएगा। तो W बराबर आ गया 75 इंटू 35। ऐसे ही इसका वेट आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू 37 इंटू 25। ठीक है, तो हमारे पास में इसका वेट भी आ गया, इसका वेट भी आ गया, इसके मोल भी पता है, इसके मोल भी पता है। तो m एवरेज निकाल सकते हैं हम। तो m मिक्सचर और m एवरेज वो बराबर क्या होगा, W टोटल अपॉन n टोटल। और W टोटल कितना है, उसका मास अपॉन सॉरी उसका मास प्लस इसका मास। तो इसका मास है 75 इंटू 35 और इसका है 25 इंटू 37 अपॉन टोटल मोल। इसका मोल कितना है 75 और इसका मोल कितना है 25। तो ये लो 25। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 35.5। तो m मिक्सचर या m एवरेज कितना आएगा 35.5। और ध्यान देना बेटा, पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का एटॉमिक मास भी 35.5 ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटॉमिक मास गिवन है वो सारे के सारे एटॉमिक मास क्या हैं, किसी इंडिविजुअल के नहीं है, उसके जितने भी आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास है, उनका एवरेज एटॉमिक मास है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 इसके दो आइसोटॉप्स का एवरेज है, वैसे ही हाइड्रोजन का एटॉमिक मास उसके 3 आइसोटॉप्स का एवरेज होगा, ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक मास उसके जितने भी आइसोटॉप्स है उनका एवरेज होगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी मेंशन है वो इंडिविजुअल का नहीं है। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, एम मिक्सचर और एम एवरेज दोनों सेम ही है। एम मिक्सचर हमने एवरेज मिक्सचर एनालिसिस में पढ़ा है, एम एवरेज हमने इसको नया नाम दिया है किसमें, आइसोटॉप्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सिंपल सा तरीका है, जो जो आपको गिवन है उसको साइड में लिख लो और जो जो अपने को कैलकुलेशन में चाहिए उससे निकालने की कोशिश करो कि हाँ यहाँ से ये मेरे को मिल सकता है, यहाँ से ये मेरे को मिल सकता है, और जो हमारे को फॉर्मूला जो लास्ट में हमें अप्लाई करना है उसमें वो वैल्यूज क्या कर दो, पुट कर दो। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आई होंगी चीजें, हाँ या ना? चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप खुद भी ट्राई करो, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो ट्राई करने की कोशिश करो। इसमें लिखा हुआ है इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8 AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास की यूनिट है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, देन फाइंड परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 एंड B11। B10 बोरॉन का एक आइसोटोप्स है जिसका एटॉमिक मास कितना है 10 है, B11 बोरॉन का दूसरा आइसोटोप्स है जिसका एटॉमिक मास कितना है 11 है, और हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज अबंडेंस बतानी है। तो परसेंटेज अबंडेंस परसेंटेज मोल को रिप्रेजेंट करती है, और परसेंटेज मोल को हम क्या कंसीडर करते हैं, मोल कंसीडर करते हैं। और ध्यान देना परसेंटेज की बात आ गई तो परसेंटेज हमेशा कितने में से कैलकुलेट होगा,
100 में से कैलकुलेट होगा। दो आइसोटोप्स है, अगर किसी एक की परसेंटेज अबंडेंस में वेरिएबल कंसीडर कर लो तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 100 माइनस वेरिएबल। तो यहाँ एक बात करते हैं, देखो हमें दो आइसोटोप्स गिवन है, B10 और B11, ठीक है। इसका मास है W है हमारे पास में 10 और इसका W है 11, ठीक है बेटा। दोनों का मास हमें गिवन है, इसका मास 10 है, इसका मास 11 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चले, अब देखो परसेंटेज अबंडेंस यानी इसके मोल मुझे कंसीडर करने हैं, वो मैंने कर लिए x, और तो इसका परसेंटेज अबंडेंस हमेशा 100 में से होगी, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, 100 माइनस एक्स, हाँ या ना। परसेंटेज अबंडेंस परसेंटेज मोल को रिप्रेजेंट करती है और मोल परसेंटेज मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने मोल कैलकुलेट करना कर लेंगे तो हमें डायरेक्टली परसेंटेज अबंडेंस मिल जाएगी। अब देखो वेट निकाले इसका, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, ये मोलर मास है बेटा, ये इनका मोलर मास है, ये एटॉमिक मास है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास इंटू मोल, तो 10 इंटू एक्स। इसका कितना हो जाएगा, सॉरी 100 माइनस एक्स और इंटू 11, ठीक है। अब वो सीधा फॉर्मूला लगाना है अपने को, फॉर्मूला लगाना है कौन सा, एम एवरेज वाला, तो एम एवरेज इज इक्वल टू डब्ल्यू टोटल अपॉन एन टोटल, हाँ या ना। और एम एवरेज कितना गिवन है, 10.8, डब्ल्यू टोटल कितना हो जाएगा, 10x प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 11 अपॉन एन टोटल कितना हो जाएगा, ये x मोल प्लस इसका है 100 माइनस एक्स, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई करो, इस 100 को उधर लेके जाओ, तो ये हो गया 1080, कितना हो गया 1080। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 10x प्लस 1100 और माइनस का 11x, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया माइनस का x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस का 1100, इस x को इधर लेके जाओ तो x का वैल्यू आ गया कितना 20, x का वैल्यू कितना आ गया 20, तो इसका मोल तो है 20, तो मोल परसेंटेज हो गया 20%, इसका है 80, तो मोल परसेंटेज हो गया 80%, और मोल परसेंटेज ही परसेंटेज अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस 20% तो हो गई किसकी, B10 की, और 80% परसेंटेज अबंडेंस हो गई किसकी, B11 की। समझ में आया बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और क्लियर भी हो रही होंगी, ठीक है। और आपको खुद को भी प्रैक्टिस करना है रफ कॉपी में, तभी जाके चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज चीज़ें क्लियर नहीं होंगी बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आइसोटॉप्स क्लियर है बेटा, दो क्वेश्चन किए हमने, क्लोरीन का एक बोरॉन का, तो ये चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें, अब देखो हम बात करते हैं परसेंटेज एलिमेंट्स की, किसमें, कोई भी कंपाउंड यदि हमें गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना बेटा। परसेंटेज कंपोजिशन यानी कोई भी कंपाउंड है बेटा हमारे पास में किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर तो बना ही होगा, तो उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में कितना परसेंटेज है, उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में कितना परसेंटेज है, यही क्या कहलाता है, परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, H2O है मेरे पास में और H2O बना हुआ है दो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। H2O किससे बना हुआ है, दो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से, तो दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं 2 और 16 कितना हो गया 18। 18 मॉलिक्यूलर मास किसका आ गया, H2O का, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 18 आ गया। इस 18 में हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है 2, इस 18 में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है 16, समझ में आ रही है बात। इस 18 में हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है 2, इस 18 में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन है 16, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं हाइड्रोजन परसेंटेज की बात करूं, हाइड्रोजन परसेंटेज की, तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास,
टोटल मास, और परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100। तो इस 18 में हाइड्रोजन का मास कितना है 2 अपॉन टोटल मास कितना है 18, और परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट, ये 9, तो 10 100/9, और ये आ गया 11.11%। ठीक है, हाइड्रोजन परसेंटेज कितना है 11%। तो यही इस परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है, यानी इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है 11.11%। ऐसे ही मैं अगर ऑक्सीजन परसेंटेज की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास WO2, W ऑक्सीजन अपॉन W टोटल और इनटू 100। तो यहां से हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन का 16 और ये 18 और इनटू 100। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 89.89, 88.89, ये लो, ये इसका परसेंटेज आ गया। तो यहाँ से हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज ही उसका परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। तो यहाँ से हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाएगा, परसेंटेज एलिमेंट इन कंपाउंड इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड और इनटू 100। यही किया है हमने, इसको सही लिख देता हूं। परसेंटेज एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस एलिमेंट का मास अपॉन उस कंपाउंड का मास और इनटू 100। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, जैसे मैंने एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? एक दो क्वेश्चन करते हैं, वो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक सेकेंड, इससे पहले हम एक स्लाइड खाली करते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हों। देखो अभी हमने एक स्लाइड खाली की है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये तो हमने कर ही लिया, इसके आगे चलते हैं। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास में CaCO3, इसमें प्रत्येक जो भी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है उनका परसेंटेज निकालना है। तो इसका पोस्टमार्टम करो। देखो बेटा, इसमें एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। इसमें इसके हर एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो जब मैंने इसका पोस्टमार्टम किया तो इसमें एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। एक कैल्शियम और कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक मास 40। एक कार्बन है, एक कार्बन का कितना 12 है। 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कितना 16। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा ये कितना 100। तो यानी इस CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 100। इस 100 में 40 किसका कंट्रीब्यूशन है कैल्शियम का, 12 किसका कंट्रीब्यूशन है कार्बन का, और 48 किसका कंट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन का। तो यदि मैं कैल्शियम परसेंटेज निकालूं, कैल्शियम परसेंटेज, तो कैल्शियम का मास 40 अपॉन टोटल मास और इनटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 40%। ऐसे ही यदि मैं कार्बन परसेंटेज निकालूं तो कार्बन का मास वो कितना है 12 है अपॉन टोटल मास 100, और कितने में से 100 में से, तो कितना आ जाएगा 12%। ऐसे ही ऑक्सीजन परसेंटेज निकालूं तो वो आ जाएगा ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास और इनटू 100, और ये कितना आ जाएगा 48%। तो यानी CaCO3 के एक मॉलिक्यूल में 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% कौन है ऑक्सीजन है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, इसका पोस्टमार्टम करें तो इसमें 6 कार्बन है,
12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, हाँ या ना? तो 12, 6 कार्बन, एक कार्बन का 12 प्लस 12 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का 16। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा ये 180, यानी ये है इसका फुल फॉर्म है, इसका नाम है बेटा ग्लूकोज। तो हमें यहाँ से पता चला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180 है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180 है। इस 180 में कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है, वार्षिक अणु 72, और हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 12, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 96। तो कार्बन परसेंटेज कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 72 अपॉन 180 और इंटू 100, तो ये कितना आएगा, 40%। ऐसे ही हाइड्रोजन परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 18, 180 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, काट दो, 2 3 6.66। ऐसे ही ऑक्सीजन परसेंटेज की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 96 अपॉन 180 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 53.33%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड में उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यही कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे चले। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन गिवन है हमें, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन इंसुलिन 3.4% सल्फर प्रेजेंट, देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताना है। ठीक है, इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताना है। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन इज 1882। 1882, तो ध्यान देना बेटा, सल्फर परसेंटेज दिया हुआ है, सल्फर परसेंटेज वो गिवन है 3.4%। तो यदि सल्फर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर अपॉन टोटल मास और इनटू 100, ये फॉर्मूला लगेगा अब सल्फर का परसेंटेज निकालना है तो। लेकिन हमें पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फॉर मिनिमम। अब जैसे मान लो इंसुलिन है हमारे पास में, और इंसुलिन का फॉर्मूला है, जैसे मान लिया हमने इंसुलिन का फॉर्मूला है ABCSXD, इस प्रकार से, यानी उसमें कोई और भी एलिमेंट प्रेजेंट है, और भी एटम प्रेजेंट है, ABCD जो भी है, लेकिन उसमें सल्फर भी प्रेजेंट है। अब इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मेरे को अगर मिनिमम कैलकुलेट करना है और उसमें सल्फर भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये जो सल्फर का जो x सब ये लगा हुआ है, इस सल्फर की x की वैल्यू होनी चाहिए 1। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसमें कम से कम एक सल्फर तो होगा ही होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये कितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है हमें कोई लेना देना नहीं है, सल्फर परसेंटेज दिया हुआ है और उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उसमें सल्फर प्रेजेंट होना चाहिए। इसलिए मिनिमम के लिए सल्फर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर मिनिमम सल्फर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 32। एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 82। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3.4% इज इक्वल टू सल्फर का मास 32। अब ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा, और अपॉन मोलर मास, ये इसका एटॉमिक मास कंसीडर कर लिया, इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का, और इनटू 100। मोलर मास ऑफ इंसुलिन है, या ऐसे बोल दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन हमने m कंसीडर किया है। तो हमारे पास में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m का वैल्यू आएगा, m इज इक्वल टू 32 इंटू 100 अपॉन 3.4, तो m आ जाएगा हमारे पास में कितना, 941। तो इंसुलिन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो आएगा 941। तो पहला क्वेश्चन जो है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए सल्फर कम से कम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमने इंसुलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता, हमने कंसीडर कर लिया कि उसमें ABCD कोई भी एलिमेंट है, लेकिन सल्फर भी उसमें प्रेजेंट है, और सल्फर के x एटम है। सल्फर के कितने एटम है, x एटम है। तो x मिनिमम होने के लिए x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी सल्फर कम से कम उसमें 1 होना चाहिए। समझ में आई बात? इसलिए हमने सल्फर 1 कंसीडर करके ये परसेंटेज का फॉर्मूला निकाल के और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया हमने, कितना, 941। सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमें, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इफ मॉलिक्यूलर मास
ऑफ इंसुलिन इज 1882। यदि इंसुलिन का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाए 1882 हो जाए तो सल्फर के एटम बताओ। यहाँ ध्यान दो बेटा, यदि सल्फर का एटम एक है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 941, और इस 941 का जस्ट दुगुना है, देखो बेटा उसको उसको देखो वहां पर, इसका जस्ट दुगुना है, और दुगुना है तो सल्फर का एक एटम यदि हमारे पास में है तो उसका मास है 941, तो इसका दुगना होगा तो ये भी दुगने हो जाएंगे, तो सल्फर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी बोल सकते हैं 3.4%, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 3.4% इज इक्वल टू एक सल्फर 32 और x सल्फर प्रेजेंट है, और मोलिकुलर मास हो गया हमारे पास में ये वाला, और इंटू 100। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो हमने मान लिया सल्फर कितने हैं 2 हैं। फिर से समझ लो, सल्फर का परसेंटेज, सल्फर इसमें बोला हुआ है नहीं पता कितने हैं, तो एक सल्फर का 32 और हमने x सल्फर मान लिए इस फॉर्मूले में, ये रहा। मोलर मास दिया हुआ है, मोलिकुलर मास वो कितना है, जो नीचे मोलिकुलर मास टोटल मास वो दिया हुआ है 1882 और इंटू 100। यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में x का वैल्यू आएगा 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि इतना मोलिकुलर मास है इंसुलिन का तो उसमें सल्फर के एटम कितने होंगे 2 होंगे। हाँ या ना बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आप भी कोशिश करना समझने की, ठीक है बेटा। तो आज हमने बात करी है आइसोटॉप्स के बारे में, और आज हमने बात करी है परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में, किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अपने ये जो भी वीडियो हैं वो सब किस पे जाएंगे, रूबीडियम चैनल पे जाएंगे यूट्यूब पर, तो आप भी इनका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे बेटा, आप इनको साथ साथ कवर करते चलिए, नहीं तो फिर ये बर्डन बन जाएगा बेटा, ठीक है? ठीक है बेटा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में बताया था, तो आप यूट्यूब जब ओपन करोगे तो यूट्यूब के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप उसको क्लिक करते ही व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। हाँ, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये PDF वगैरह वहाँ पर मिल जाएगी। समझ में आई बात? और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें बेटा, है ना, उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है बेटा, चलो फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू, बाय।